बिहार में आप तमाम लोग देख रहे हैं, पत्रकार हैं, हर दिन लिखते हैं, हर दिन इश्यूज को देखते रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को इतना बड़ा इशू लगातार नीतीश कुमार जी बनाया करते थे जब वो अपोजिशन में थे। आज भी जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो या पुराने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी से उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरकार आपके शासित स्टेट में आपके रूल के अंडर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्यों ऐसा हो रहा है? हर दिन डकैती, हर दिन मर्डर, हर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर। अब मैंने किसी एक उनके सीनियर लीडर को बोलते हुए देखा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अरे क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्राइम ही होता है। एक आदमी की जान जाए या एक आदमी की हर दिन जान जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही है। तो इस पे ना कोई रोक हो रहा है, ना कोई काबू कर पा रहे हैं, ना कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार है। करप्शन, तो इतना करप्शन हो रहा है, इतने इश्यूज में करप्शन हो रहा है, आप तमाम लोगों के सामने हैं। उन्होंने बार बार ये कहते थे, नीतीश कुमार अपनी साफ छवि की दुआई देते थे। जेडीयू नीतीश कुमार जी की साफ छवि के बारे में हर इलेक्शन में बोलते थे। अब क्या होगा? इतना करप्शन कहां से हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, कौन जवाबदेही रहेगी इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। आपने वायदा किया था कि स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे, स्पेशल पैकेज दिलवाएंगे, कहां गया वो? कहां है स्टेटस, कहां है पैकेज, कितना पैसा मिला बजट में? तो इसके ऊपर सवाल होना चाहिए। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, जब इधर पलटी मारना तो उधर की कुछ बात बोल के इधर आ जाएंगे, उधर जाना है तो फिर कुछ और बोलेंगे, बिहार के नाम पे, बिहार की जनता के नाम पे कुछ भी बोल के उधर चले जाएंगे। तो अब इसका जवाब कौन देगा? तो हम जवाब इनसे पूछना चाहते हैं, भाई आखिर आपकी जो राजनीति से, आपकी जो इधर पलटना उधर पलटना, ये वाली जो राजनीति है, इससे बिहार की जनता को आखिरकार मिल क्या रहा है? कितना फायदा हो रहा है? कितना तरक्की हो रही है? कितना डेवलपमेंट हो रहा है? कितने इंस्टीट्यूशंस आपने लाए, कितनी यूनिवर्सिटीज आपने लाए, कितने यहाँ पे सेंट्रल मॉनिटर्ड स्कीम्स एक्स्ट्रा आप बिहार के लिए लेके आए? यहाँ पे तो सुनने में आ रहा है कि पुल पे ऊपर पुल गिरते ही चला जा रहा है। अब इसके अंदर जो करप्शन है उसकी कौन बात करेगा? नए रोड्स के लिए, नए पुल के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये पैसा लाएंगे करके वायदा करके जो है पैसा क्यों नहीं ला रहे? तो ये सवाल हम लोगों को इनसे पूछना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जिस रीजन के लिए, जिस चीज के लिए मैं आया था, जो कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पे आया था, वक्फ वाला कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को डिसएम्पावर करना चाह रही है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश भर में चलाई। ये वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो गई, वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को वक्फ बोर्ड बोल दे कि ये हमारी जगह है तो उनकी हो जाएगी, और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। पता नहीं 50 चीजें फैला के एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट करके जो करते हैं, जिससे इनको फायदा होता है, जो हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करते हैं हर बिल में, वो करवा के उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आज इन्होंने एक बिल लेके आई है। अब वो बिल में जेपीसी में हम जब सवाल कर रहे हैं उनसे कि भाई इसमें ये कैसा क्लॉज आया, ये सेक्शन कैसा आया, आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं इसके ऊपर आप जवाब दीजिए, तो एक भी जवाब सरकार के पास है नहीं इसमें। जब ऐसी बिल आई है जो किसी एक कम्युनिटी को अपने आप, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करना, एडमिनिस्ट्रेट करना का जो पावर और जो फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है, तो आज ये एक कम्युनिटी के साथ हो रहा तो कल दूसरी कम्युनिटी के साथ होगा। आज वक्फ बोर्ड जो रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स का जो एक बोर्ड है, उसको डिसमेंटल करना, उसको कमजोर करना, उसमें विवाद खड़ा करना, ये जो हरकतें एक के साथ कर रहे हैं, कल इसी तरह से दूसरे के साथ भी होगा, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। तो आप इसमें मजहबी चीजों में इंटरफियर करना शुरू करेंगे तो फिर हर मजहब के निजी मामले में इंटरफियर करने की बात आएगी। तो हम कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है। सबको कहता है कि भाई आप अपने मजहब को फॉलो करो, आप अपने मजहब का प्रोपोगेशन करो, आप अपने मजहब के एक्टिविटी जो सेंटर्स हैं उसको खुद एडमिनिस्टर करो। ये पावर हमें आर्टिकल्स में, अलग अलग आर्टिकल्स में हमें दिया गया है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक नया विवाद पूरे देश भर में खड़ा करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने के लिए, और देश को ये बताने के लिए
कि देखो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम ये सुधार ला रहे हैं, वो सुधार ला रहे हैं करके बोल के इसमें आवाम को वर्गलाने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क तो हो नहीं रहा है। जो वायदे इन्होंने इलेक्शन में 2014 में किए, 19 में किए, 24 में किए, ये किसी भी इलेक्शन में जो वायदे किए किसी पे खरा उतर नहीं रहे हैं। कोई इनका हुआ नहीं। ना 2 करोड़ नौकरियां का मतलब 20-22 करोड़ नौकरियां देना चाहिए थे, ना नौकरियां हुए, ना 15 लाख रुपए आए, ना बुलेट ट्रेन आए, ना स्मार्ट सिटीज बने, ना वो हर शख्स, हर आदमी के सर पे जो छत आएगी ना वो आए, ना किसानों की आय दुगनी हुई। तो इसमें किसी चीज पे इनके जितने वायदे थे सब जुमले थे, किसी चीज पे इन्हों खरा उतरा नहीं। तो इनको हर रेगुलर इंटरवल पे एक नया शोषा, एक नया विवाद खड़ा करना है, लोगों को साइकोलॉजिकली किसी और तरफ डाइवर्ट कर देना है, फिर आप इनकी राजनीति जो है इनको करते रहना है। अब हम लोग सभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज में देखा है अलग अलग देशों के जो लीडर्स आते हैं तो उनके देश में क्या स्थिति है, इलेक्शन में मूड क्या था, मुद्दे क्या थे, कौन से बड़े मुद्दों को टेकअप किया गया था, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव क्या था, उनके इलेक्शंस में एजेंडा क्या था, कितना प्रोग्रेसिव था नहीं था, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ करता था। बड़े से बड़े कंट्रीज के लीडर्स अपोजिशन के और पोजीशन में हैं, वो लीडर्स आया करते थे, तो उनसे स्टूडेंट सवाल पूछते थे, बातचीत होती थी, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते थे, पब्लिक टॉक्स होते थे। उसपे हम लोग सभी उस प्रोसेस के थ्रू गुजर के हम लीडर्स बन के आए हैं। अगर आज हिंदुस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो उसके अपोजिशन लीडर हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं और वहां के स्टूडेंट्स या वहां के आप जैसे मीडिया के फ्रेंड्स उनसे अगर समझना चाह रहे हैं कि इश्यूज क्या थे, अगर उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप ये पोजीशन क्यों लिया था, अगर उनसे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये गारंटीज क्या चीज है, उनसे अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई गरीबी को कैसा हटाएंगे, नौकरियां कैसा क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसा लाएंगे, आपकी इकोनॉमी कौन से रास्ते पे चलेगी आप सरकार में आते तो इन सब चीजों पे अगर वो पूछना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लीडर जब गए तो अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी की बात रखेंगे। जब अपनी पार्टी की बात रखते हैं और अपोजिशन में है तो सरकार की आलोचना करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है डेमोक्रेसी अगर हिंदुस्तान में की डेमोक्रेसी अलग, अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग, यूके की डेमोक्रेसी अलग, ऐसा नहीं होता ना। डेमोक्रेसी बेसिकली सब जगह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही लेके चलते हैं। वो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हम सारे जगह प्रैक्टिस, जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इन चीजों पे वो अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर बौखला गए हैं और जाके टीवियों पे कहना शुरू किए हैं कि ये एंटी नेशनल एक्ट है, देशद्रोही है, वो चाइना बुलवा रही है, वो बुलवा रहे हैं करके बोल के। अरे भाई अगर ये एंटी नेशनल एक्ट है तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक यूएसए, कनाडा, वियतनाम, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएई कहां कहां नहीं गए, जहां जहां गए इंडियन डायस्पोरा को बुला के पब्लिक मीटिंग्स में पूरे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज करना। सारे प्राइम मिनिस्टर्स करप्ट थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी करप्ट थे इनके हिसाब से, उनके कार्यकाल में भी कुछ काम नहीं हुआ इनके हिसाब से। इनके हिसाब से 2014 में ही आजादी मिली है हिंदुस्तान को, इसके पहले कोई सरकार नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे।